मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में तत्कालीन सभी प्रमुख देशी एवं विदेशी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त कर औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। इसके साथ ही प्रशासनिक एवं आर्थिक हितों के बीच संतुलन आवश्यक हो गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ लाई गईं, जिनमें समय के साथ आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। प्रशासनिक नीतियाँ। भारत के विशाल साम्राज्य पर आधिपत्य के पश्चात इस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक कानूनों के माध्यम से एक प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया। इस ढांचे के अंतर्गत ही औपनिवेशिक काल में स्थानीय स्वशासन, नागरिक सेवा, न्यायिक व्यवस्था एवं भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि को आकार दिया गया। संवैधानिक विकास क्रम। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही महारानी एलिजाबेथ ने 1599 ईसा में चार्टर द्वारा कंपनी को समस्त पूर्वी देशों से 15 वर्षों के व्यापार का अधिकार सौंपा। कंपनी की समस्त शक्तियां 14 सदस्यीय परिषद में निहित थी। 1765 में बंगाल की दीवानी कंपनी को प्राप्त हुई, जिससे बड़े भूभाग पर शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विधानों की आवश्यकता पड़ने लगी। 1776 ईसा में कंपनी पर यह नियंत्रण लगाया गया कि वह 4 लाख पाउंड वार्षिक धनराशि ब्रिटिश सरकार को दे। 1772 ईसा तक आर्थिक अस्थिरता इतनी बढ़ गई कि इसके सुधारने के लिए संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसी दिशा में लॉर्ड नॉर्थ के प्रस्तावों पर ब्रिटिश संसद में एक विधेयक पारित हुआ, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के आर्थिक, प्रशासनिक एवं सैनिक कार्यों पर संसद के आंशिक नियंत्रण के लिए यह एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसे गवर्नर जनरल नियंत्रण करता था। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद स्थापित की गई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था तथा प्रथम 4 पार्षद फ्रांसिस बारवेल, क्वाइवरिंग तथा मानसन थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 सहायक न्यायाधीश रखे गए। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिम्पे थे। चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट सहायक न्यायाधीश थे। कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी हो, वह किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, दान, पारितोषिक इत्यादि नहीं ले सकता था। इस एक्ट के अंतर्गत ही कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। संशोधनात्मक अधिनियम। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इसके अनुसार कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को इसके अंतर्गत लाया गया तथा प्रतिवादी का निजी कानून लागू किए जाने की बात कही गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश प्रधानमंत्री यंगर पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट का उद्देश्य कंपनी पर ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण बढ़ाना था। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इंग्लैंड में एक विभाग बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य होते थे, जिसके 4 सदस्य ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल से चुने जाते थे। फलतः कंपनी पर दोहरा नियंत्रण स्थापित हुआ। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, किंतु गवर्नर जनरल अपनी परिषद की अवहेलना नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल को बम्बई एवं मद्रास के सैनिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर अधीक्षण का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से ही द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ईसा तक अनवरत चला। पिट्स इंडिया एक्ट से पूर्व फॉक्स ने इंडिया बिल प्रस्तुत किया था, परंतु यह बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित नहीं हो सका, जिसके कारण लॉर्ड नॉर्थ तथा फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई हो। 1786 का एक्ट। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति के अधिकार दिए गए तथा उसे विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया।
इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के पद के लिए तैयार करना था।